दोस्तों स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं। दोस्तों खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 43,70,128 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 33,98,844 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 73,890 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और दोस्तों इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मत्स्य संपदा योजना की करेंगे शुरुआत। 55 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री बिहार में मछली पालन और पशुपालन सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ई गोपाला ऐप को भी लॉन्च करेंगे। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री और गवर्नर मौजूद रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को देश भर में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक इस स्कीम के तहत लगभग 20,050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये अब तक इस सेक्टर में खर्च किए जाने वाली सबसे बड़ी राशि है। ये स्कीम आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। सरकार के मुताबिक इस स्कीम से देश में लगभग 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब पैन कार्ड के लिए भी पोस्ट ऑफिस में कर सकेंगे अप्लाई। ये होगी खास सर्विस। दोस्तों आपको बता दें कि अब डीएल, पैन कार्ड या राशन कार्ड बनवाने के लिए अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सब काम अब एक ही जगह से किए जा सकेंगे। दरअसल लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद डिवीजन के 10 पोस्ट ऑफिसों में कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए लोग अपने डीएल, पैन कार्ड और राशन कार्ड बनवाने जैसे काम आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि प्रयागराज जिले में 6 और कौशाम्बी के 4 पोस्ट ऑफिस में इस सुविधा की शुरुआत कर दी जाएगी। इलाहाबाद डिवीजन के प्रधान पोस्ट ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर 3-4 दिनों में खुल जाएगा। इसके साथ ही ये सर्विस धीरे धीरे पूरे देश में शुरू की जाएगी, जिससे कि लोगों के ज्यादातर काम पोस्ट ऑफिस से ही हो जाएंगे। पोस्ट ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर खुलने से जन सेवा केंद्रों और साइबर कैफे वालों की ओर से अप्लाई करने की मनमानी फीस लेने पर भी रोक लग जाएगी। डीएल, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और खतौनी के लिए एक फिक्स्ड फीस रहेगी। शहरी क्षेत्रों में ये सुविधा पूरी तरह से शुरू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में भी इसे लागू किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीयों के लिए पैन कार्ड काफी जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। पैन नंबर के बिना कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं। एक पैन कार्ड पर टैक्स पेयर का नाम, जन्मदिन की तारीख और तस्वीर शामिल होती है। आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड जारी किया जाता है और आपका पैन कार्ड जीवन भर के लिए वैध होता है। दोस्तों बता दें कि ये सर्विस अभी उत्तर प्रदेश के लिए शुरू की गई है, पर जल्द ही इसे पूरे देश के लिए लागू किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें डॉक्टर रेड्डी ने देश में लॉन्च की कोरोना की दवा रेडिक्स। गंभीर मरीजों को भी मिलेगा इलाज। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की बड़ी फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने कोरोना वायरस की दवा को लॉन्च कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में कोरोना के इलाज के लिए डेक्सामेथासोन, फेविपिराविर, कोरोविर जैसी कई दवाएं सामने आई हैं, जिनकी बदौलत कोरोना मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर पहले की अपेक्षा बढ़ी है। अब डॉक्टर रेड्डीज ने भारत के बाजार में रेडिक्स ब्रांड के नाम से रेमडेसिविर लॉन्च कर दिया है। दवा का इस्तेमाल गंभीर लक्षण कोरोना वायरस से पीड़ित पर इलाज के लिए किया जा सकेगा। दोस्तों आपको बता दें कि रेमडेसिविर को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI से मंजूरी मिली है। डॉक्टर रेड्डीज की रेडिक्स 100 mg वाइल में उपलब्ध होगी। डॉक्टर रेड्डीज के ब्रांडेड मार्केट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MV रमन्ना ने कहा कि हम ऐसे उत्पादों को विकसित करने के प्रयास जारी रखेंगे जिनसे बीमारों की जरूरतों का समाधान किया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले महीने ही डॉक्टर रेड्डीज ने महामारी की दवा एविगन लॉन्च की थी। इस दवा का इस्तेमाल कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीजों पर किया जाएगा। इसकी एक टैबलेट की कीमत 99 रुपए है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महिलाओं के लिए बिजनेस शुरू करने का मौका सरकार ने बनाया मेगा प्लान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपना बिजनेस आसानी से शुरू कर सकती हैं। वे उत्तर प्रदेश सरकार की टेक होम राशन योजना से जुड़ सकती हैं। सरकार अब महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG के जरिए राशन की सप्लाई करेगी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक समझौता किया है। इससे लगभग 200 महिलाएं SHG उद्यमों को 1200 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये 20 साल में स्वयं सहायता समूह को मिले कर्ज को लगभग दुगना कर देगा। उनके मुताबिक 18 जिलों, 204 ब्लॉकों और 42,228 आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर करने वाले ग्रामीण आजीविका मिशन के व्यापक SHG नेटवर्क के ब्लॉक स्तर पर टेक होम राशन का स्थानीय उत्पादन शुरू करने की योजना है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट के तहत 20,689 महिलाओं को छोटे उद्योगों से जोड़ा गया। सीएम के मुताबिक ये आइडिया एक गरीब परिवार
परिवार की महिला को SHG से जुड़ने के लिए फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाने में सक्षम बनाने में मदद करता है, जो उन्हें गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि फ्रॉड फोन कॉल से ना हो परेशान। अब गूगल बताएगा आपको कौन और किस काम से कर रहा है फोन। अब आपके पास किसका फोन आ रहा है और ये आपको गूगल बताएगा। जी हाँ, गूगल अब यूजर्स को बताएगा कि कौन कॉल कर रहा है। गूगल न सिर्फ कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम बताएगा बल्कि कॉल करने की वजह और कॉलर का लोगो भी दिखाएगा। दरअसल गूगल वेरीफाइड कॉल फीचर पर काम कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि खबर के मुताबिक गूगल द्वारा स्वीडिश प्रमुख ट्रू कॉलर के लिए बोली लगाई गई है, जिसके बाद गूगल इस ऐप को नए तरीके से पेश करेगी। गूगल का ये फीचर पहले चरण में भारतीय यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। साथ ही इसे अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, स्पेन में भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत पेश किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गूगल के इस फीचर का मकसद फ्रॉड फोन कॉल्स पर लगाम लगाना है। आपको बता दें कि इस समय दुनिया भर में फ्रॉड कॉल्स एक बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में गूगल का वेरीफाइड कॉल फीचर रोल आउट के बाद इस तरह की समस्याओं पर लगाम लगाने में मदद करेगा। साथ ही यूजर्स को इनसे बचाया जा सकेगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चल पड़ी है दूसरी किसान रेल। अब आंध्र प्रदेश के किसान दिल्ली में बेचेंगे फल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में अब किसानों की मदद के लिए दूसरी किसान रेल को हरी झंडी दिखा दी गई है। किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से नई दिल्ली के लिए निकल पड़ी है। दक्षिणी भारत के लिए ये पहली किसान रेल है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन अनंतपुर यानी आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर यानी कि दिल्ली के लिए रवाना हुई है। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान रेल से कृषि की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस ट्रेन के माध्यम से आंध्र प्रदेश के मशहूर फल देश में सुगमता से पहुंचेंगे। तोमर ने कहा कि खेती की व्यवस्था में किसानों को मुनाफा हो, उनकी आय दुगनी हो। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए PM हर बजट में प्रयत्न करते हैं, जो सफल भी हो रहा है। बजट में किसान रेल और किसान उड़ान की सुविधाओं की घोषणा की गई थी, ताकि फल और सब्जियां कम समय में एक से दूसरे स्थान भेजा जा सके। गौरतलब है कि पिछले महीने यानी कि 7 अगस्त को देवलाली से दानापुर तक पहली किसान रेल प्रारंभ की गई थी, जिसकी मांग बढ़ने पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसके फेरे भी बढ़ा दिए थे। अब दूसरी किसान रेल चलने से आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक के रास्ते के सभी राज्यों के किसानों को इसका फायदा होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। 13 सितंबर को हो सकता है तारीखों का ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के त्राहिमाम संदेश और असंतोष के बावजूद निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के ऐलान की उल्टी गिनती अब शुरू कर दी है। 10 सितंबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। बिहार विधानसभा के साथ ही बिहार में लोकसभा की 1 सीट और कई राज्यों की विधानसभा की हाल ही में खाली हुई 64 सीटों का उपचुनाव भी होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 13 सितंबर के आसपास संभावनाएं ज्यादा प्रबल हैं। हालांकि मौजूदा विधानसभा के चुनाव का ऐलान 9 सितंबर को हुआ था। वैसे भी बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है। राज्य में 243 सीटों के लिए मतदान होना है। दोस्तों आपको बता दें कि आयोग के सूत्र संकेत दे रहे हैं कि चुनाव के लिए मतदान संभवतः 3 चरणों में हो। दशहरे के बाद और दिवाली से पहले के 20 दिनों की अवधि में चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ये भी मुमकिन है कि बाढ़ की सबसे अधिक आशंका वाले इलाकों में सबसे आखिरी चरण में मतदान हो। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक धनतेरस से पहले ही निर्वाचन प्रक्रिया यानी कि मतदान के सभी चरण और मतगणना पूरी करने की कोशिश रहेगी। अगर उसमें कोई भी अड़चन आती है तो मतगणना का काम छठ पर्व के बाद भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे पर हमला। कही ये बड़ी बात। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को दफ्तर तोड़े जाने के बाद पलटवार करते हुए ललकारा है। कंगना ने एक वीडियो जारी करते हुए उद्धव ठाकरे को ऐसा करने के लिए धन्यवाद भी कहा। साथ ही उन्होंने इस बात की भी घोषणा कर दी कि वह कश्मीर पर भी फिल्म बनाएंगी और मानती हैं कि समय का पहिया जल्द घूमेगा, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। आज उनका घर टूटा है, कल उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा। दोस्तों आपको बता दें कि कंगना रनौत कहती हैं कि उद्धव ठाकरे तुझे क्या लगता है, तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं, कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा कुछ मेरे साथ होगा। इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं।
जय हिंद जय महाराष्ट्र। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 9 बजे 9 मिनट की मुहिम को प्रियंका का भी समर्थन, बोली रोजगार की लड़ाई में युवाओं का दे साथ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रुकी हुई भर्तियों की बहाली, नई नौकरी की मांग को लेकर बेरोजगार छात्रों की मुहिम को लगातार ही राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि आज हम सब युवाओं की रोजगार की लड़ाई में उनका साथ दें। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की इस मुहिम को समर्थन का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। आपको बता दें कि एसएससी, रेलवे की रुकी हुई भर्तियों को शुरू करने, चयनित छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर देने और सरकारी कंपनियों के विनिवेश के विरोध में छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में छात्रों ने कुछ दिन पहले 5 बजे शाम 5 मिनट के लिए थाली बजाई थी। आज रात को 9 बजे अपनी मांगों के समर्थन में बेरोजगार छात्रों ने रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइटें बुझाकर विरोध करने का फैसला किया है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मांग का समर्थन करते हुए लिखा कि इस देश का युवा अपनी आवाज सुनना चाहता है। अपनी रुकी हुई भर्तियों, परीक्षाओं की तिथियों और अपॉइंटमेंट और नई नौकरियों को लेकर युवा अपनी आवाज उठा रहा है। आज हम सबको युवाओं की रोजगार की लड़ाई में उनका साथ देने की जरूरत है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि युवराज सिंह ने संन्यास से वापसी का फैसला किया, बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली को लिखा। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ल्ड कप विजेता पूर्व भारतीय हरफनमौला क्रिकेटर युवराज सिंह ने पंजाब क्रिकेट संघ यानी कि पीसीए के अनुरोध पर संन्यास से वापसी करने का फैसला किया है। विश्व कप 2011 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज ने पिछले साल जून में क्रिकेट के सभी प्रयासों से संन्यास लेने की घोषणा की थी। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीसीए सचिव पुनीत बाली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 38 साल के युवराज से पंजाब क्रिकेट के फायदे के लिए संन्यास से वापसी करने की पेशकश की थी। क्रिकेट बस से युवराज ने कहा कि शुरू में मैं इस पेशकश को स्वीकार करने के बारे में निश्चित नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं घरेलू क्रिकेट खेलना बंद कर चुका था, हालांकि मैं दुनिया भर में अन्य घरेलू फ्रेंचाइजी लीग में खेलना जारी रखना चाहता था अगर मुझे बीसीसीआई से अनुमति मिल जाती। दोस्तों आपको बता दें कि बाली ने पीटीआई से कहा कि युवराज ने इस संबंध में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को लिखा है। उन्होंने खुलासा किया कि मैं जानता हूं कि उन्होंने संन्यास से वापसी करने के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को एक पत्र लिखा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कंगना के समर्थन में आए चिराग पासवान, बोले बिहारी लड़के की लड़ाई लड़ रही देश की बेटी का साथ दे। दोस्तों आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को अपना समर्थन दिया है। चिराग पासवान ने कंगना के समर्थन में अपने ट्वीट में लिखा है, सभी देशभक्त कंगना टीम के साथ हैं। बिहारी लड़के की लड़ाई लड़ने के साथ बॉलीवुड की सच्चाई बताने पर कई लोग इसके खिलाफ हो गए हैं। मुंबई में रह रहे बिहारी और उत्तर भारतीय समेत सभी से अपील करता हूं कि कंगना देश की बेटी है और आज मुंबई पहुंची है। आप सभी इस समय इनका साथ दें। दोस्तों आपको बता दें कि अपने एक अन्य ट्वीट में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने लिखा कि महाराष्ट्र भी भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाला प्रदेश है। आज कंगना के साथ जो हुआ वह कल पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से आए लोगों के साथ हो सकता है। मुंबई को सबने मिलकर बनाया है, वह किसी अकेले की विरासत नहीं है। चिराग पासवान ने मुंबई में रहने वाले बिहार और उत्तर भारतीय समेत सभी से अपील की है कि कंगना देश की बेटी है और आज मुंबई पहुंची है, सभी को इस समय उनका साथ देना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए डोनाल्ड ट्रंप, यूएई इजराइल में समझौते का हवाला। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इजराइल और यूएई के बीच में ऐतिहासिक शांति वार्ता करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार नॉर्वे सांसद के क्रिश्चियन ताइब्रिंग की ओर से ट्रंप को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। इनकी ओर से लगातार ही डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की गई थी। दावा किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में शांति स्थापित करने की काफी कोशिशें की हैं। फॉक्स न्यूज के अनुसार ताइब्रिंग ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने दो देशों के बीच चली आ रही लंबी दुश्मनी को खत्म करवाया है, जो किसी भी तरह के शांति पुरस्कार के लिए काफी है। दोस्तों आपको बता दें कि क्रिश्चियन ताइब्रिंग नॉर्वे की संसद में 4 बार से सदस्य हैं और नाटो की संसदीय असेंबली का हिस्सा भी हैं। इतना ही नहीं, ताइब्रिंग ने दावा किया है कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद को सुलझाने की कोशिश की हो, या फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में दुश्मनी को मिटाना, या फिर नॉर्थ कोरिया द्वारा परमाणु हथियारों के मसले पर या मामले को सुलझाने का काम किया हो। गौरतलब है कि इसी साल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस नॉमिनेशन से उन्हें चुनाव में फायदा हो सकता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भारत से तनाव के बीच चीन ने दागी है मिसाइल, पहाड़ी रेगिस्तान में की है ड्रिल। दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चिंता में डालने वाली हरकत की है। चीन ने लाइव फायर टैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान मध्यम रेंज की मिसाइल दागी है। इस दौरान वह अपनी फौज के जवानों को सिखाना चाहता था कि कैसे इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। चीन की सेना पीएलए के 77वें ग्रुप आर्मी ने अगस्त के अंतिम दिनों में इस मिसाइल की लॉन्चिंग की थी। ये वही ग्रुप है जिसने साल 1962 में भारत के साथ युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई थी। चीन की 77वीं ग्रुप आर्मी ने इस मिसाइल का परीक्षण किस जगह पर किया है, इसकी
उसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये माना जाता है कि चीन के फौज की ये बटालियन हिमालय के आसपास ही कहीं तैनात है। इस बटालियन को पहाड़ों पर लड़ाई करने का अनुभव है। इस बटालियन ने भारत के अलावा जापान, कोरिया और वियतनाम से भी युद्ध किया था। दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने इस साल कोरोना वायरस का फायदा उठाते हुए कई बार सैन्य अभ्यास किए हैं। सबसे पहले उसने 29 मार्च 2020 को सैन्य अभ्यास किया था, जिसकी दुनिया भर में काफी निंदा हुई थी। इसके बाद उसकी नौसेना ने 11 अप्रैल को अभ्यास किया था, जिससे कि पड़ोसी देशों को चिंता हो गई थी। वो काफी परेशान थे। उन्होंने अपनी सीमाओं की चौकसी बढ़ा दी थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान पर ठोका बहुत बड़ा जुर्माना। इमरान खान परेशान, जाने पूरा मामला। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के आर्थिक हालत और खराब होने से इमरान खान की चिंता और बढ़ गई है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान पर 580 करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया है, जिससे कि उस पर और आर्थिक दबाव बन गया है। पहले ही वह अपने खर्चों के लिए IMF और विश्व बैंक से सहायता मांगता रहता है। ऐसे में पाकिस्तान की हालत और खराब हो सकती है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने ये जुर्माना ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का खनन पट्टा रद्द करने के लिए लगाया है। पाकिस्तान अब पैसे देने पर असमर्थता जता रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि जुर्माना का भुगतान करने से उसे कोरोना वायरस महामारी से निपटने में बाधा होगी। दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रेको-दिग जिला सोने और तांबे सहित खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार इसे एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति मानती है। यहाँ पाकिस्तान द्वारा तिथ्यान कॉपर कॉर्प कंपनी को माइनिंग की इजाजत दी गई थी, लेकिन इस पट्टे को बाद में रद्द कर दिया गया। कंपनी इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पास पहुँच गयी, जिससे की मामले की जाँच पड़ताल करके पाकिस्तान पर 580 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर मानसून सक्रिय रहा और मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, असम, तमिलनाडु में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई। मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हुई। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, मेघालय और नागालैंड में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भागों, छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी गुजरात, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर पश्चिम भारत में छिटपुट बारिश का अनुमान है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।